कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के घने जंगल से, जहां टोरेंट माइनिंग जैसी खनन कंपनियां लंबे समय से काम कर रही थी। जंगल काटा जा रहा था और सब कुछ प्रदूषित हो रहा था, जिसकी वजह से नदी का पानी जहरीला हो गया था। कैंपर्स को कैंपिंग करने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन असली समस्या केवल यह जहरीला पानी नहीं था। एक कैंप में हमें कुछ लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जो बुरी तरह से फटी हुई थी। उन्हें देखकर लगता था जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की हो। यह सब कैसे हुआ और किसने किया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। यहाँ आती है सबसे अनजान शेरिफ मैडी, जो अपनी ड्यूटी निभा रही थी। उसके पिता भी पुलिस अफसर थे और उनकी वजह से शहर वाले मैडी को बहुत पसंद करते थे। मैडी के पिता ने शहर के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। हमें मैडी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, मेरे पिता मेरी जान बचाते हुए मारे गए। वह सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर के लिए हीरो थे। मैडी को आज भी इसका अफसोस है। इसके बाद हम एक आदमी श्मिटी को देखते हैं, जो अपने कुत्ते राल्फी के साथ शिकार पर आया था। तभी उसे किसी जानवर की मौजूदगी का एहसास होता है, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वह गोली चलाने ही वाला होता है, उसका कुत्ता जोर से भौंकने लगता है, लेकिन श्मिटी उसे नजरअंदाज करके अपने शिकार पर ध्यान देता है। फिर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। उसके चेहरे पर डर साफ छलकता है। वह गोली चला देता है। इसके बाद क्या हुआ, यह नहीं दिखाया जाता। मैडी उस समय शहर में थी। वह कुछ स्थानीय लोगों से बात कर रही थी कि थोड़ी देर बाद डरा हुआ श्मिटी वहां आता है। वह मैडी से मिलता है। वह बहुत डरा हुआ था और मैडी को पूरे हमले के बारे में बताता है। वह कहता है कि उस पर एक विशाल और खूंखार कंगारू ने हमला किया, जो पूरी तरह से पजेस्ट, आबद्ध शैतानी लग रहा था। श्मिटी दहशत में था। वह कहता है कि सबकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वह कोई साधारण कंगारू नहीं था। उसने बहुत करीब से गोली मारी, फिर भी कंगारू बच गया। श्मिटी का कुत्ता भी गायब था और उसे शक था कि उसी कंगारू ने उसे मार दिया होगा। श्मिटी थोड़ा पागल सा था। उसने वियतनाम युद्ध लड़ा था और अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया और मैडी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि श्मिटी नशे में है, इसीलिए वह उसे कहती है कि गाड़ी बीच रास्ते से हटाओ। फिर वह एक पब के अंदर जाती है, जहां दो आदमी, टिम और रिकी, आपस में लड़ रहे थे। दोनों नशे में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे। जब मैडी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो वे उसके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। इस पर मैडी गुस्से में उनकी कार की चाबी छीन लेती है और उन्हें सजा के तौर पर पैदल घर जाने को कहती है। उनके जाने के बाद मैडी अपनी आंटी डोना से बात करती है, जो असल में श्मिटी की एक्स वाइफ थी। मैडी उसे श्मिटी की कंगारू वाली कहानी बताती है, लेकिन डोना इस पर हंस देती है। उसे भी लगता है कि श्मिटी का दिमाग ठीक नहीं है और शायद इसी वजह से उसने श्मिटी को छोड़ दिया था। शाम हो जाती है। हम देखते हैं कि टिम और रिकी घर जा रहे थे। रास्ते में रिकी कहता है कि वह वजन कम करना चाहता है, तो टिम उसके लिए टॉर्च ऑन करता है। लेकिन आज उन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर वहां छोटे छोटे जानवर दिखते थे, लेकिन आज चारों तरफ शांति थी। जब उसने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली, तो वहां दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उन्हें घूर रही थीं। वे दोनों डर गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वही कंगारू ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनकी चीखें सुनने वाला आसपास कोई नहीं था। अगले दिन मैडी को डेव का कॉल आता है, जिसने टिम और रिकी की लाशें देखी थी। यह सुनकर मैडी बहुत दुखी हो जाती है। उसे दिल ही दिल में लगता है कि इस सब की गलती उसी की है, क्योंकि उसने ही उन्हें सजा के तौर पर पैदल भेजा था। लाशों की हालत बहुत बुरी थी। मैडी को शक होता है कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह जानवर उन्हें खाकर नहीं गया, बल्कि सिर्फ मार डाला। डोना कहती है कि यह शायद भेड़ियों के झुंड या किसी मगरमच्छ का काम हो सकता है। पानी उस जगह से बहुत दूर था। डेव कहता है कि जिसने भी उन्हें मारा, वह बेहद ताकतवर था, जिसने आसानी से दो लोगों को मार डाला। मैडी कहती है कि यह भी संभव है कि किसी कार ने उन्हें कुचल दिया हो और फिर जंगली जानवरों ने उन्हें खा लिया हो। डोना सलाह देती है कि एम्बुलेंस या कोरोनर को बुलाया जाए, लेकिन मैडी कहती है कि यह संभव नहीं है। वहां एम्बुलेंस पहुंचाना मुश्किल था और एम्बुलेंस मृत लोगों के लिए नहीं भेजी जाती। जंगल में आग लगी होने के कारण कोरोनर भी नहीं आ सकता था। तभी स्मिटी वहां पहुंचता है। वह रोते हुए कहता है कि कोई उस पर विश्वास क्यों नहीं करता। यह सब उस ज़ॉम्बी कंगारू का काम है। डोना उसे डांटते हुए कहती है कि यहाँ दो लोगों की मौत हो गई है और वह मजाक कर रहा है। मैडी उससे पूछती है कि वह यहाँ अपराध स्थल पर क्या कर रहा है। स्मिटी कहता है कि वह अभी भी अपने कुत्ते की तलाश कर रहा है। वह मैडी को जमीन पर कुछ दिखाने की कोशिश करता है। असल में वहां उस कंगारू के पैरों के निशान थे, जो पहले से और बड़े हो गए थे, लेकिन मैडी उसे वहां से चले जाने को कह देती है। स्मिटी दुखी होकर चला जाता है। अब मैडी उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। डॉक्टर भी उन लाशों को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि न तो उन्हें किसी हथियार से मारा गया था और न ही कोई दुर्घटना के निशान थे। समझना मुश्किल था कि यह सब क्या है और किसने किया है। तभी मैडी को उसके साथी का फोन आता है, जो रूबेन विलियम्स नाम के व्यक्ति के केस पर काम कर रहा था। यह आदमी टोरेंट माइनिंग में नया कर्मचारी था और छोटी मोटी चोरी के अलावा कई लोगों की हत्या में भी शामिल था। मैडी तुरंत डेव को फोन करती है और कहती है कि उसे रूबेन से पूछताछ करनी है। जब मैडी रूबेन से मिलती है, तो वह पूछती है कि वह पिछली रात कहाँ था,
लेकिन रूबेन यहायन जवाब देने से इनकार करता है और कहता है कि वह अपने वकील को बुलाएगा। यह सुनकर मैडी को उस पर शक हो जाता है और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रात को पब में सभी लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। सभी डरे हुए थे। एक बूढ़ी औरत कहती है कि उसने अपने बेटे को रात में अभ्यास करने से मना कर दिया है जब तक यह खतरा टल नहीं जाता। तब मैडी सभी को आश्वस्त करती है कि अब कोई खतरा नहीं है क्योंकि अपराधी जेल में है। मैडी ट्रॉय से कहती है कि उसे बिना किसी डर के अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए और ट्रॉय भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन जल्द ही ट्रॉय भी उस राक्षस का शिकार हो जाता है जब वह शाम को टहलने गया था। ट्रॉय की मां घर पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह देर तक नहीं लौटा तो उसकी मां ने मैडी को फोन किया। अब मैडी जल्दी से जंगल में जाती है जहां ट्रॉय की मां उस पौ में उसके मृत शरीर के पास बैठी थी। जब मैडी वहां पहुंचती है तो ट्रॉय की मां गुस्से में कहती है कि उसने ही ट्रॉय को बाहर जाने दिया। मैडी इस सबसे बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी लापरवाही से एक लड़के की जान चली गई। अब वह स्मिटी से मिलने जाती है क्योंकि ट्रॉय के शरीर पर भी वही निशान थे जैसे बाकी लाशों पर थे। मैडी बहुत दुखी थी क्योंकि वह अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी। फिर स्मिटी उसे एक कहानी सुनाता है, एक प्राचीन राक्षस की कहानी जो एक दानवी शक्ति था। यह सुनकर मैडी कहती है कि कल सुबह एक टीम उस कंगारू का शिकार करने जाएगी। यह सुनकर स्मिटी को थोड़ी तसल्ली होती है और वह सुबह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस समूह में सभी स्वयंसेवक थे और खासकर खनन कंपनी के कर्मचारी। डेव भी उनके साथ था। उसने कहा कि ये लोग उसकी जिम्मेदारी है। डेव और उसका समूह जीप लेकर एक तरफ चला जाता है जबकि मैडी, डोना और स्मिटी दूसरी तरफ जाते हैं। दोपहर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे थोड़े निराश हो जाते हैं। शाम होने वाली थी इसलिए मैडी कहती है कि यह उनका आखिरी पड़ाव होगा। तभी वे एक कैंपिंग साइट पर रुकते हैं। यह वही कैंप था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। मैडी उन दो लाशों को देखती है जिनकी हालत बहुत खराब थी। यह देखकर मैडी पागल सी हो जाती है और अब उसे विश्वास हो जाता है कि जो भी है वह बहुत खतरनाक है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाता है इसलिए वे लोग वापस लौटने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा जानवर सड़क के बीचों बीच पर पड़ा हुआ मिलता है। वे लोग उसके पास जाते हैं। वह एक गाय थी जिसे उस राक्षसी कंगारू ने खा लिया था। तभी डेव सबको अपनी टॉर्च बंद करने को कहता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह राक्षस आसपास ही है। यह सुनकर सब डर जाते हैं और तभी अचानक वह कंगारू उन पर हमला करता है जिसमें डेव के 3 साथी मारे जाते हैं। लोग उस पर कई गोलियां चलाते हैं लेकिन उस कंगारू पर कोई असर नहीं होता। कंगारू डेव को मारने आता है लेकिन तभी डेव जीप में बैठकर भाग जाता है, लेकिन डर की वजह से वह जीप को संभाल नहीं पाता और एक्सीडेंट हो जाता है। जब मैडी, स्मिटी और डोना वहां पहुंचते हैं तो डेव पहले ही मर चुका होता है। यह देखकर मैडी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके लोग एक एक करके मर रहे थे और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह अब तक इस दर्द से बाहर नहीं निकली थी कि उसके पिताजी उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद गए थे। तभी स्मिटी उसे एक सच बताता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें बचाने के लिए नदी में नहीं कूदे थे, बल्कि उस दिन वह शराब पिए हुए थे। उनका पैर फिसलकर पत्थर से टकरा गया और वह डूबकर मर गए। लेकिन मैडी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तब स्मिटी कहता है कि तुम खुद सोचो, तुम तो हमेशा से अच्छी तैराक रही हो, तो फिर तुम्हारे पिता तुम्हें क्यों बचाने कूदते। इतना कह ही रहा था कि तभी कंगारू फिर हमला कर देता है। मैडी भी उस पर गोली चलाती है लेकिन हमेशा की तरह गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। तब मैडी जीप से उसे कुचलने की कोशिश करती है लेकिन कंगारू बच जाता है और जीप का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उसके पास पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। किसी तरह वे लोग स्मिटी के घर पहुंचते हैं, लेकिन अब उन्हें पूरे शहर को खबर देनी थी। बिजली न होने के कारण रेडियो काम नहीं कर रहा था। रोशनी पाने के लिए उन्हें जनरेटर चालू करना पड़ता है जो घर से दूर रखा हुआ था। यह काम बहुत जोखिम भरा था, इसलिए मैडी जनरेटर चालू करने जाती है। मैडी भी डरी हुई थी लेकिन तभी स्मिटी का कुत्ता रैल्फी उसके पास आ जाता है जिससे उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। वह जल्दी से जनरेटर चालू कर वापस आ जाती है। रैल्फी को देखकर स्मिटी बहुत खुश होता है। लाइट आने पर डोना रेडियो पर संदेश भेजने की कोशिश करती है लेकिन उस समय कोई रेडियो नहीं सुन रहा होता। अब वे शहर जाकर लोगों को बताने वाले थे, जिसके लिए मैडी एक बार फिर बाहर से बैटरी लेने जाती है, लेकिन इस बार वही कंगारू उसके सामने आ जाता है और हमला कर देता है। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भागते हुए सीधे शहर के बाहर में पहुंचते हैं जहां लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। जब उन्होंने कंगारू का जिक्र किया तो लोग डर जाते हैं। कुछ देर बाद वह कंगारू उनका पीछा करते हुए शहर में भी आ जाता है। लोग उसे देखकर सहम जाते हैं, लेकिन मैडी कहती है कि हमें सबको मिलकर उसे रोकना होगा। तभी वे तुरंत वहां का फर्नीचर खींचकर सारी सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं। फिर बाहर पुलिस सायरन की आवाज आती है जिससे सबको थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उन्हें लगता है मदद आ गई। लेकिन केवल एक एट अफसर स्टैन वहां पहुंचा होता है क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि वह किस किस्म के दैत्य का सामना करने वाला है। स्टैन गाड़ी से बाहर निकलकर मैडी को आवाज देता है। उसे समझ नहीं आता कि वहां इतनी शांति क्यों है। तभी कंगारू उसके पास आ जाता है और स्टैन को भी मार देता है। इसके बाद वह दैत्य दरवाजे की ओर बढ़ता है। स्मिटी सबको तले के कमरे बेसमेंट में भागने के लिए कहता है, लेकिन मैडी वहां से नहीं जाती। वह बंदूक लेकर उसी का इंतजार करती है। डोना उससे कहती है कि उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए।
लेकिन मैडी उन्हें भागने को कहती है। फिर भी स्मिटी और डोना उसे अकेला नहीं छोड़ते। वे सब एक मेज के पीछे छुप जाते हैं। कंगारू उन्हें सूंघना शुरू कर देता है। ध्यान भटकाने के लिए स्मिटी एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है, लेकिन तभी बेसमेंट से रैल्फी भौंकना शुरू कर देता है और अब कंगारू उनकी ओर बढ़ने लगता है। अब मैडी को उसका सामना करना ही पड़ता है। वह बाहर आती है और अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस पर चला देती है, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। मैडी समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। तभी डोना वहां की घंटी जोर जोर से बजाने लगती है, जिससे दैत्य का ध्यान भटकता है। उसी समय स्मिटी मैडी को एक कुल्हाड़ी देता है, जिससे वह सीधे उस दैत्य के सिर पर वार करती है। सिर कट जाने से वह वहीं मर जाता है। कंगारू को मारकर सब बहुत खुश होते हैं और अब मैडी ने भी अपना अतीत स्वीकार कर लिया। चाहे उसके पिता की मौत कैसे भी हुई हो, वह भी ये हमेशा उसके हीरो रहेंगे। फिल्म के आखिरी दृश्य में दिखाया जाता है कि जिन लोगों का शिकार वह बीमार कंगारू कर चुका था, वे अब जिंदा होकर दूसरों का शिकार कर रहे थे। अब वह वायरस इंसानों में फैल चुका था और यह सब प्रदूषण से शुरू हुआ था। यही संदेश फिल्म में दिया गया है। तो ये थी फिल्म रिप्पी की कहानी। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।